नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे हैं। तो स्वागत है आपका हिंदी के एक बेहतरीन क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर जो हिंदी का है बातचीत पाठ का वन शॉट कंप्लीट करने वाले। एक ही क्लास में सारे चीज आपको एक ही क्लास में लेखक परिचय, क्या लेखक परिचय जो है ना ये देखने को मिलेगा। ठीक है, परिचय देखने को मिलेगा। उसके बाद संपूर्ण पाठ, जो पूरा पाठ है इसको कंप्लीट करने वाले हैं, संपूर्ण पाठ को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है ना ये भी कंप्लीट कर दूंगा और सब्जेक्टिव भी मैं बताते जाऊंगा इसी क्लास में। तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपका भी सपना है अब की बार हिंदी में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करने का, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मेरे दोस्त है पहला चैप्टर जो कि गद्य खंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है बातचीत। इसका लेखक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। आप लोग अगर लिखना चाहोगे, नोट्स बनाना चाहोगे तो कॉपी पेन खोल लेंगे। देखो मेरे दोस्त है आपके हिंदी जो है इसमें टोटल जो है ना गद्य खंड की बात करते हैं 13 चैप्टर है और काव्य खंड में भी 13 चैप्टर है। तो 13 हम लोगों का 26 चैप्टर है। अगर आप लोग ऑफलाइन का स्टूडेंट्स हो आपको पता होगा जो काव्य खंड का 13 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और इधर का भी लगभग चैप्टर हम लोग का हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन में ये सब नहीं हुआ था गद्य खंड का। तो गद्य खंड का आज हम लोग बातचीत पाठ पढ़ने वाले हैं। ये जो है ना एक प्रकार का बोल सकते हो निबंध है। बातचीत पाठ अगर पूछा जाए एग्जाम में क्या है तो निबंध बोलना है। क्या है? निबंध बोलना है। और इसका लेखक की बात करते हैं वह है बाल कृष्ण भट्ट जी। कौन? बाल कृष्ण भट्ट जी। इसी के बारे में आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये देख सकते हो आप लोग बातचीत पाठ के बारे में, यही है आपका बाल कृष्ण भट्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर बात करते हैं बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म का, तो वह जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। बाल कृष्ण भट्ट जी का जन्म कहां पे हुआ था? इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में। याद होगा आप लोगों को कब हुआ था? 23 जून 1844। बोलते जाएंगे साथ साथ, अगर लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो मेरी जान। ठीक है, अब निधन की बात करते हैं। बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था 20 जुलाई 1914 को हुआ था। 1914 आपको याद होगा 1914 को एक युद्ध हुआ था। अगर आपको पता है कमेंट में बताना कि 1914 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था, बता देना। ठीक है, तो 20 जुलाई 1914 को इसका मृत्यु हो जाता है। जन्म इसका उत्तर प्रदेश मींस यूपी में हुआ था। याद हो गया? याद हो गया ना? बताओ बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करो फटाफट। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बोलेंगे सर 23 जून 1844 और मृत्यु हुआ था जुलाई में 20 जुलाई 1914। क्लियर है? अब इसकी माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। क्या नाम था? पार्वती देवी। जबकि पिताजी का नाम था बैनी प्रसाद भट्ट। पिताजी का नाम क्या था मेरी जान? बैनी प्रसाद भट्ट। अच्छा, माता जी जो था इन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि और लालसा जगाया था। मतलब पढ़ने के लिए जो उसको जागरूक किया था बालकृष्ण भट्ट को, उसकी मम्मी जी ने किया था। कौन क्या था? माँ जी ने क्या था? इसका पिताजी जो था एक व्यापारी था। बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था? बैनी प्रसाद भट्ट, जो एक क्या थे? व्यापारी थे। मेरी जान यहां तक क्लियर है? बताओ। देखो वीडियो को शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास भेजो इस वीडियो को। और न्यू स्टूडेंट जितने भी हो ना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये हम लोगों का बहुत ही छोटा सा परिवार है। और आपको पता होगा जैसा मेरा मेन चैनल बाबुल स्टडी क्लासेस है और ये चैनल है बाबुल स्टडी क्लासेस 12th है ना, 12th स्टूडेंट के लिए। तो इस चैनल को भी सपोर्ट करें और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करें? सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी कर दे। जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12th का है उसके पास से इस वीडियो को शेयर कर देंगे। चलो यहां तक क्लियर। जन्म हुआ 23 जून 1844
1944 को। अब बात करते हैं इसकी शिक्षा की, ये कहां पे पढ़े थे। देखो बालकृष्ण भट्ट जो है ना, ये प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया था। तो संस्कृत का अध्ययन क्या था, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। प्रारंभ में किस विषय से इसने अध्ययन स्टार्ट किया था, तो संस्कृत से। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में, मतलब स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दिया था। 1867 में कहां से, प्रयाग के मिशन स्कूल से उसने एंट्रेंस की परीक्षा दिया। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं इसकी वृत्ति मीन्स कार्य की, ये क्या क्या काम किए थे बालकृष्ण भट्ट। याद रखना 1869 से लेकर के 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया था। क्या किया था, अध्यापन किया था। 1888 ईस्वी में कायसथ पाठशाला है ना, कायसथ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए थे। 1888 में अध्यापक भी नियुक्त हुए। और किंतु उग्र स्वभाव, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव कैसा था। उग्र स्वभाव मतलब होने के कारण ही इसे ये नौकरी छोड़नी पड़ी। किसको, बालकृष्ण भट्ट जी को। इसका स्वभाव कैसा था मेरी जान, बोलेंगे सर उग्र स्वभाव का था। कैसा था, उग्र स्वभाव का था, जिसके कारण इसको नौकरी छोड़ना पड़ा। मतलब इसका बोलचाल सही से नहीं था, किसी को कुछ भी बोलता मुंह पे बोल देगा, ऐसा स्वभाव था। और उसके बाद से लेखन के कार्य में वो जुड़ गया, पर ही निर्भर रहे। कौन, बालकृष्ण भट्ट। यहां तक क्लियर है, क्लियर है सर। आगे चलते, अगर लिखना है तो लिख लेना। अब बात करते हैं इसकी रचनात्मक, मतलब रचना क्या क्या, इसने क्या क्या लेखन किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से 1877 में हिंदी प्रदीप्त, कौन सा, हिंदी प्रदीप्त है ना, हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका निकाला। तो किससे प्रेरणा लिया था, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो बालकृष्ण भट्ट था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा मिला था इसको। किससे, भारतेंदु हरिश्चंद्र से उसको प्रेरणा मिला था। और कौन सा मासिक पत्रिका निकाला, क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मासिक पत्रिका, हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका है ना, निकाला। और निकालना प्रारंभ किया था। और इससे वे 33 वर्षों तक चलाते रहे। क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी प्रदीप्त क्या है, बोलेंगे सर मासिक पत्रिका है। और इसे बालकृष्ण भट्ट कितने वर्षों तक चलाते रहे, 33 साल तक। कितने साल तक, 33 साल तक। यहां तक क्लियर है। उसके बाद इसका कई सारा रचना था। आलोचक मत है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील किसे कहा गया है, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील किसे कहा गया है, तो अगर आपको पूछा जाए क्या बोल रहा है, बालकृष्ण भट्ट को। चलो, तो अंग्रेजी साहित्य के एडिशन बोले या फिर स्टील बोले, ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। किसको, बालकृष्ण भट्ट जी को। किसको, बालकृष्ण है ना, बालकृष्ण भट्ट। किसको, बालकृष्ण भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन हो या फिर स्टील हो, किसने कहा था, बोलेंगे सर रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्या कहा था, अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील। क्लियर है, क्लियर है सर। आगे चले, चलो मेरी जान। अब देखो यहां पे अगला पॉइंट क्या है कि इसके कितने रचनाएं हैं। देखो इसने तो कई सारे रचनाएं किया है, लेकिन यहां पे मैं प्रमुख लेके आया हूं, और जो बच जाएगा उसको ऑब्जेक्टिव के थ्रू कंप्लीट कर दूंगा। तो सबसे पहले उपन्यास, इसका उपन्यास के अंदर नॉवेल्स जो था कौन कौन है, इसमें सबसे पहला नॉवेल्स है नूतन ब्रह्मचारी, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। नूतन ब्रह्मचारी इसका क्या है, उपन्यास है। किसका, बालकृष्ण भट्ट जी का क्या है, उपन्यास है सर। 100 अजान एक सुजान किस कवि का उपन्यास है, बालकृष्ण भट्ट जी का। उसके बाद रहस्य कथा, सद्भाव का भाव। देखो नूतन ब्रह्मचारी ये पहला इंपॉर्टेंट है, 100 अजान एक सुजान दूसरा इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरा सद्भाव का अभाव काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को याद कर लेना, ये तीनों बालकृष्ण भट्ट के नॉवेल्स है, मींस उपन्यास है। उसके बाद कई सारे नाटक भी लिखा, जिसमें मैं प्रमुख लाया हूं। सबसे पहला दमयंती स्वयंवर, इसी का दूसरा नाम है नल दमयंती, क्या दमयंती स्वयंवर, याद रखना। उसके बाद रेल का विकेट खेल है ना, विकेट खेल, और बाल विवाह। क्वेश्चन पूछा जाएगा बाल विवाह किस कवि का नाटक है, तो याद रखना बालकृष्ण भट्ट जी का। नूतन ब्रह्मचारी
क्या है? उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। और 100 अजान एक सुजान किस कवि का उपन्यास है? बालकृष्ण भट्ट का। रहस्य कथा उसी का है, बालकृष्ण भट्ट का। सद्भाव का भाव, क्लियर है? ये सभी इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो उसके बाद आपको प्रश्न क्या क्या है? जैसा काम वैसा परिणाम किस कवि की रचना है? बालकृष्ण भट्ट। नई रोशनी का विष, ये इसी का है। आचार विवंडना है ना, विडंबना, ये कवि का बालकृष्ण भट्ट का ही रचना है। उसके बाद इसने जो है ना 1000 के आसपास निबंध है। क्या है? 1000 के आसपास निबंध जो है ना, यहाँ पे निबंध माल मतलब भद्र होगा ना, यहाँ पे देख लेना मत सही, मतलब टाइपिंग आप लोग का मिस्टेक नहीं है। भद्र निबंध माल मतलब निबंध माल में है ना 1000 निबंध माल नाम से 2 खंडों में संग्रह प्रकाशित हुआ। किस नाम से? निबंध माल, भद्र निबंध माल, ठीक है। ये बातें याद रखना, भद्र निबंध माल नाम से 2 खंडों में इसका प्रकाशित हुआ था। 1000 से भी मतलब 1000 के आसपास इसका निबंध प्रकाशित हुआ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो गया लेखक परिचय के बारे में। अब यहां से कुछ और भी, चलो रचनाएं तो क्लियर हुआ ना। अब देखो ये सब भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद कर लेना है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार में से एक थे। तो किस युग का? देखो काल पूछेगा ना, ये लगभग 1844 है ना, 44 से 1914, मतलब ये आधुनिक काल। अगर काल पूछता है आधुनिक काल, अगर क्या पूछेगा? काल पूछता है ना मेरी जान, ये बोलना क्या? आधुनिक, ठीक है, आधुनिक काल। क्यों? क्योंकि इसका जन्म जो हुआ था 1844 और मृत्यु 1914, मतलब ये आधुनिक काल कहलाता है। युग पूछेगा भारतेंदु युग। उसके बाद उन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं में से एक माना जाता है। उन्हें आधुनिक हिंदी आलोचना है ना, आलोचना का जनक भी कहा जाता है। मतलब आलोचना के जनक किसे कहते हैं? यही बालकृष्ण भट्ट को। और उनके निबंध का संग्रह जो ना भट्ट निबंध माल के नाम से प्रकाशित हुआ था। 1000 के आसपास जो निबंध लिखा था ना, वो किस नाम से था? भट्ट निबंध माल। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो सकता है। और उन्होंने हिंदी प्रदीप्त नामक मासिक पत्रिका 1877 ईस्वी में शुरू किया था और ये लगभग 33 वर्ष तक चलते रहा, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये बातें काफी इंपॉर्टेंट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। किसका? स्टील की श्रेणी में। हिंदी की अंग्रेजी ना बाबू, उन्होंने हिंदी का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। प्रस्तुत निबंध है, जो बातचीत है, निबंध है, एक आत्मपरक मतलब व्यक्तिगत निबंध। कैसा निबंध है? व्यक्तिगत निबंध है। ये सातों बातें भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं इस पार्ट में आखिर क्या क्या है, किस चीज के बारे में बताया गया, उसको वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव करेंगे थोड़ा सा। बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पार्ट 1 है, आत्मपरक निबंध है। क्या है? पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा, बातचीत पार्ट क्या है? निबंध है, जिसमें लेखक ने वाक शक्ति को ईश्वर का अनमोल वरदान बताया गया है। वाक शक्ति को इसमें लेखक क्या बताया है? ईश्वर का वरदान, मतलब अनमोल वरदान है। और कहा भी गया है कि अगर इंसान को वाक शक्ति ना हो तो ये सारा सृष्टि गूंगी प्रतीत होगा। वाक शक्ति मतलब हम लोग जो बोलते हैं, बोल के जैसे मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूं, यही होता है वाक शक्ति। अगर यही हमारे पास वाक शक्ति ना होता तो शायद मैं आपको बोल के समझा ना पाता और इशारों में बातें करते तो मजा उतना नहीं आता। बताया जाता है जिनके बिना यह सृष्टि गूंगी है। देखो हम सिर्फ मेन पॉइंट को लाया हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगेगा ना बाबू, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाइक ज्यादा से ज्यादा करना, शेयर, है ना, तो गूंगी प्रतीत होता है। बालकृष्ण भट्ट के अनुसार बातचीत ही वह माध्यम या जरिया है जिससे हमारे मन का मैला या धुआं मतलब मैला या धुआं बाहर निकलकर क्या होता है? चित्त को हल्का और स्वच्छ बनाता है, मतलब मन को हल्का करता है। अगर आपके मन में कुछ भी विचार है, अगर आप दबा के रखते हो ना, आपका मन भारी लगेगा। लेकिन वही बात अगर किसी को बता देते हो, अपने दोस्तों को, सखा को, संबंधी को, दादा को, दादी को, तो वो मन आपका हल्का हो जाता है, बोझ कम हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है मन, है ना, स्वच्छ करता है और हल्का हो जाता है मन। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे बातें लिखा गया। उन्होंने अपने निबंध में बेन जॉनसन के मत को शामिल किया है। बेन जॉनसन जो था उसने भी कुछ कहा था।
जिसमें कहा था कि मनुष्य का वास्तविक जो स्वभाव होता है बोलने से ही सामने आता है। मतलब बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलेगा नहीं तब तक उसका स्वभाव विचार सामने नहीं आएगा, उसके बारे में लोग नहीं जान सकते हैं। बोलता है तभी उसके बारे में पता चलता है। और आप लोग भी जब अपने दोस्तों के साथ में रहते हो, कोई ऐसा दोस्त होता है बातचीत करते करते अपना बात टालता है, कहता है स्कूल जाना ये वो, मतलब बातचीत करने से उसका पता चलता है। अगर बोलता है ना कोई बात कर रहा है कोई दूसरा, वो बात काट के दूसरा कर देता है, उससे पता चलता है उसका स्वभाव कैसा है, क्या है ना, आगे पीछे करता है और सामने आता है। और एडिसन के विचार का समर्थन किया भी है, कौन? बालकृष्ण भट्ट। और एडिसन कहा था असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों में संभव है। एडिसन का क्या मत है कि असल बातचीत जो होते हैं ना वो केवल और केवल दो व्यक्तियों के बीच संभव हो सकते हैं, जबकि बेन जॉनसन का कहना है बातचीत से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यह कहना था बेन जॉनसन। दोनों बातें क्लियर है तो लाइक कर देना। अब देखो विभिन्न प्रकार के बातचीत, जैसे कि दो लड़का का बातचीत, दो सखी संबंधी का बातचीत, दो बूढ़ियों का बातचीत, है ना, दो दादा परदादा का बातचीत, है ना, विभिन्न प्रकार के बातचीत, जैसे दो बूढ़ों, दो सहेलियों की। और यूरोप की, देखो यूरोप की जो लोगों का बातचीत था वो क्या कहलाता, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का उल्लेख करते हुए लेखक अंततः निष्कर्ष निकालते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका स्वयं में आत्म संलाप, मतलब खुद से बात करने की शक्ति विकसित करना है। कई सारे बातचीत को जब देखा गया, दो सखी की बातचीत, दो बूढ़ियों की बातचीत, दो दोस्तों की बातचीत और यूरोप के लोगों की बातचीत, ये सभी से जब पता चला तो वहां पे कवि एक निष्कर्ष पे पहुंचा। क्या निकला कि असल जो बातचीत होता है ना वो खुद से बात करना होता है, खुद से अवाक होकर बात करना ही असल बातचीत का तरीका होता है। क्या ये बातें कहा लेखक? इस आत्म संलाप द्वारा मनुष्य अपने क्रोध को और बाहरी झगड़ों से मुक्त होकर एक शांत और नवीन संसार की रचना कर सकता है, अगर खुद से बात करता है तब। देखो इसमें कभी ये भी कहा है, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, ये बता दिया हमने, जिसमें वाक शक्ति को लेकर ईश्वर का वरदान बताया, ये भी बता दिया। बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने गूंगी सृष्टि का यह क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने का कोई मौका नहीं दिया जाता। किसमें? बातचीत में। नाटक उटक में तो वो चीज नहीं होता है। वे कहते हैं, कौन, मतलब बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि आदमी को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए सिर्फ खाने पीने चलने फिरने इत्यादि की जरूरत है। क्या कह रहा है कि जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने की जिस तरह जरूरी है, वैसे ही इंसान को जीवित रहने के लिए, अच्छा लाइफ जीने के लिए बातचीत भी अति आवश्यक है। ये कवि का कहना है। इससे चित्त, मतलब मन हल्का और स्वच्छ हो जाता है और मवाद जो हृदय में जमा होता है, जो बोझा रहता है हृदय में, वो बाहर आ जाता है, भाव बनकर उड़ जाता है। बेन जॉनसन, है ना, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य की रूह का साक्षात्कार होता है। और ये कह रहा है, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल की बात एक दूसरे को सामने खोल पाते हैं। अगर तीसरा आ जाता है वो बात अच्छी तरह से नहीं होता है। अच्छा, तीन व्यक्तियों की बातचीत कैसा होता है बताओ? लेखक के अनुसार तीन लोगों की बातचीत अंगूठी में जुड़ी नाग जैसी होती है। तीन लोगों की बातचीत कैसी होती है? लेखक कहते हैं तीन लोगों को जो बातचीत होता है ना, अंगूठी में जुड़ी नग, है ना, नग की तरह होती है। आएगा तो वो दूसरा शांत हो जाता है। चार लोगों के बीच बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। चार लोगों के बीच जो बात होता है वो केवल और केवल फॉर्मेलिटी के लिए होता है, अच्छे से बात नहीं होता। ये लेखक कहते हैं बालकृष्ण भट्ट। अब उसके बाद लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का जो हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का जो कला होता है उसे क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन से आप क्या समझते हैं, बोल दीजिए ना। इसके प्रसंग को सुन के
कान को अत्यंत सुख मिलता है और सुहद गोष्ठी कहते हैं, इसे सुहद गोष्ठी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। बातचीत का सबसे उत्तम और बेस्ट तरीका है खुद से बात करना। कभी आप लोग भी शांति से बैठना और खुद से बातें करना, क्या लाइफ में चल रहा है, क्या तुम जो पढ़ रहे हो क्या सही, खुद से सवाल करना, क्या तुम आज कितना पढ़े हो, क्या अभी अगस्त खत्म हो चुका है, खत्म होने वाला है, क्या आप लोग सही से पढ़ रहे हो, क्या 10th से अच्छे से पढ़ रहे हो, ये खुद से सोचना, वो होता है रियल बातचीत। और बालकृष्ण भट्ट भी यही बातें कहता है। अब हम लोग कुछ सवाल करते हैं ऑब्जेक्टिव, मजा आने वाला है और सभी सवाल का जवाब आप लोग आराम से देते रहना। सबसे पहला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? मेरी जान, बालकृष्ण भट्ट जो था वो किस पार्ट का, तो वो ऐसा काल पूछा ना, सॉरी काल पूछा है तो काल आधुनिक होगा। काल क्या होगा? आधुनिक। अगर युग पूछता, भारतेंदु युग। ठीक है, अगला सवाल है सवाल नंबर 2, बालकृष्ण जो बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? ये जो देख रहे हो ना, यही है बातचीत निबंध के निबंधकार। इसका नाम क्या है? बोलेंगे इसका नाम था बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर डी हो गया। जवाब आप लोग देते रहेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे तीसरा, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? युग पूछेगा तो आपको मैं बताया था काल पूछेगा आधुनिक, और युग पूछेगा तो भारतेंदु युग। क्या होगा मेरी जान? भारतेंदु युग होगा सर। ऑप्शन नंबर ए। शीर्षक जो बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है, ये जो बातचीत चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। बातचीत भाषा की कौन सी विधा है? जो ये निबंध है, क्या है? निबंध है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? जल्दी से बता देंगे, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था और कहां पे हुआ था? अगर बात करते हैं इसका जन्म जो हुआ था इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 या 22 जून, बोलेंगे सर 23 जून 1844 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान बोलेंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। सारा क्वेश्चन बन रहा है ना अभी तक जितना पढ़े हैं। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 1914 में हुआ था, और सभी ऑप्शन में 14 है लेकिन 20 जुलाई 1914 होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया था? मतलब किस भाषा में इसने पढ़ाई किया था प्रारंभिक? बोलेंगे सर संस्कृत भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 10वां, बालकृष्ण भट्ट का स्वभाव, मतलब स्वभाव से कैसा था? हमने अभी जस्ट बताया था बालकृष्ण भट्ट का जो स्वभाव था ये उग्र स्वभाव का था। क्या होगा? उग्र स्वभाव का। ऑप्शन नंबर ए होगा। तो मेरी जान 10 क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूं। 10 क्वेश्चन में आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो एक बार जल्दी बता दो। 10 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना सही हुआ जल्दी से। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ये किससे प्रेरित होकर रचना क्या था? भारतेंदु हरिश्चंद्र से। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और ये मासिक पत्रिका निकाला था हिंदी प्रदीप नाम का, जो कि 33 वर्षों तक चलाते रहा। कौन? यही बालकृष्ण भट्ट। 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित किया गया था? निकाला था बालकृष्ण भट्ट, लेकिन किस सभा के द्वारा? क्वेश्चन है 1877 में जो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किस सभा द्वारा संपादित? हिंदी वर्धनी सभा, या फिर हिंदी शब्दकोश सभा, राज्यसभा, या हरिश्चंद्र सभा? यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ना, हिंदी वर्धनी सभा होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, हिंदी वर्धनी सभा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका कौन सा पत्रिका है? मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? जान किसके द्वारा निकाला गया था? तो भारतेंदु कहते हैं बालकृष्ण भट्ट द्वारा ना, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया। ऑप्शन नंबर ए। हिंदी प्रदीप्त क्या था? ये जो हिंदी प्रदीप्त है ये मासिक पत्रिका है जो 1877 ईस्वी में हिंदी वर्धनी सभा द्वारा निकाला गया था। ये था क्या? मासिक पत्रिका था। ऑप्शन नंबर बी 1877 में। हिंदी प्रदीप्त कितने वर्षों तक चलती रही थी?
हिंदी प्रदीप्त नामक जो मासिक पत्रिका है वो कितने वर्षों तक चलती रही थी? 33 वर्षों तक चलती रही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। 15 क्वेश्चन हो गया। 16वां सवाल है, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के, देखो, हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने कहा, किसने और कहां आमंत्रित किया था? अच्छा, हिंदी शब्दकोश के लिए कौन इसको और कहां पे? शिवाराम दास काशी बुलाया था, राजा राव चौधरी गुजरात, या श्याम सुंदर दास काशी? देखो, हिंदी शब्दकोश के लिए जो इसको बुलाया गया था, किसके द्वारा? श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी बुलाया गया था। हिंदी शब्दकोश के लिए किसने बुलाया था? श्याम सुंदर दास। कहां बुलाया था? काशी बुलाया था। अगला सवाल है 17, बाल कृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए? क्यों हो गया था? देखो, इसका स्वभाव जो था ना कुछ अलग ही था। अच्छे व्यवहार ना होने के कारण क्या हो गया? अलग हो गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार? युग पूछा गया है, कौन सा होगा? तो भारतेंदु युग। आधुनिक नहीं मारना, युग पूछा भारतेंदु। अगर काल पूछता तब आधुनिक काल मारते। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, बाल कृष्ण भट्ट डैश थे? बाल कृष्ण भट्ट क्या थे? देखो, मुख्य रूप से इसको कहते हैं गद्यकार था। मुख्य रूप से क्या था? गद्यकार था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है पढ़ने में। अगला सवाल है 20 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बाल कृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बाल कृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा था? अंग्रेजी साहित्य के एडिशन, अंग्रेजी साहित्य के स्टील, या दोनों? बोलेंगे सर अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील दोनों इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। मेरी जान, 20 सवाल अभी तक देखे। 20 सवाल में आप लोग कितने सवाल सही कर पाए हो, एक बार कमेंट में बताना जरा। अगला सवाल और भी है क्या, हिंदी प्रदीप्त में किन विषयों पर निबंध लिखे गए? हिंदी प्रदीप्त में किन विषयों पर? हिंदी प्रदीप्त में जो विषय पर था वहां पे सामाजिक साहित्य, नैतिक राजनीतिक, ये भी दोनों, मतलब सामाजिक साहित्य और नैतिक राजनीतिक दोनों पे हुआ था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहां भी सी सही जवाब होगा। 22वां, वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होती है? वाक शक्ति के बिना मेरी जान सृष्टि जो होता है ना गूंगी प्रतीत होती है। ऑप्शन सी इसका सही वाला आंसर होगा। अगला सवाल है, वाक शक्ति के बिना हम अपनी अनुभव को कैसे व्यक्त करते हैं? वाक शक्ति के बिना हम अनुभव कैसे, हम लोग जो अनुभव को व्यक्त कर, बोलकर, सुनकर, या दूसरी इंद्रियों, हाँ बोलकर सुनकर नहीं, दूसरी इंद्रियों द्वारा हम लोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी। 23 सवाल हो गया। 24 नंबर, वाक शक्ति क्या है मेरी जान? वाक शक्ति क्या है बताओ? वाक शक्ति क्या? ईश्वर का वरदान, इस मनुष्य की भाषा, मनुष्य की शक्ति, प्राणियों की शक्ति, क्या होगा? तो बोलेंगे सर इसका राइट आंसर होगा ईश्वर का वरदान। देखो, और भी क्वेश्चन कई सारा बचा हुआ है, लेकिन आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। एक और क्लास आएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव होगा, तो या तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कंप्लीट कर देंगे एक और क्लास में, ठीक है? 25 क्वेश्चन आज रहने देते हैं। और ये 25वां क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट में कमेंट करना है। वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते? अगर वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते? गूंगे होते, लुंज पुंज होते, बहरे होते, या फिर सुखी होते? कैसा होता? आप लोग इसका जवाब कमेंट में कमेंट करना। आज का यह क्लास कैसा लगा? हम लोग देखो इसी प्रकार से डेली 8 बजे, शाम को 8 बजे आप लोगों की क्लास डेली होगा। तो डेली मजा आने वाला है। हिंदी पूरा कंप्लीट करेंगे, इंग्लिश भी करेंगे, सारा सब्जेक्ट यहाँ पे आप लोगों का कवर होगा। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और इसको थोड़ा और बड़ा करना, इस वीडियो को शेयर कर देना मेरे दोस्त।